प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले अध्याय में हमने लिया था विवाह के भेद। उसमें आपको बताया था कि विवाह किस प्रकार के होते हैं। अब हम जो ले रहे हैं आपका वो टॉपिक है जनजातियों में जीवन साथी चुनने के तरीके। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं हम परिवीक्षा विवाह। परिवीक्षा विवाह में पति पत्नी को कुछ समय के लिए विवाह से पूर्व साथ रहने का अवसर दिया जाता है। जिससे वह एक दूसरे के स्वभाव की समझ सकें और यौन अनुभव का प्राप्त कर सकें। यदि इस अवधि में दोनों पूर्ण सामंजस्य की हो जाते हैं तो उनका विवाह करवा दिया जाता है। इस प्रकार का विवाह दार्लुंग और कुकी जनजाति में पाया जाता है। दूसरा है हरण विवाह। हरण विवाह ये विवाह कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह किया जाता है। मैकलेलन का मत है कि उद्विकासीय क्रम में विवाह का सर्वप्रथम तरीका हरण विवाह ही था। समाज के विकास एवं नवीन कानूनों के प्रभाव से इस प्रकार के विवाह समाप्त होते जा रहे हैं। इसे अब अभिनायकात्मक हरण ही करके अवशेष के रूप में देखने को मिलता है। इसके अवशेष के रूप में देखने को मिलता है बुशमैन लोगों में अभिनायकात्मक हरण प्रचलित है। प्रतिभोज के अवसर पर वर एवं वधु दोनों पक्षों के लोग एकत्रित होते हैं। भोज के दौरान वर वधु का हाथ पकड़ता है और ऐसा करने पर दोनों पक्षों के लोगों में युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है और वह वर को पीटा जाता है। युद्ध के दौरान यदि वधु का हाथ वर पकड़े रहता है तो उसे उन दोनों का संस्कारात्मक विवाह कर दिया जाता है, लेकिन हाथ छोड़ देने पर उन लोगों का विवाह नहीं किया जाता है। अफ्रीका की बहिमा जनजाति में वर और वधु पक्षों में तो रस्साकसी करते हैं, जिसमें वर पक्ष ही जीतता है। विजय की घोषणा के साथ ही वर पक्ष के लोग वधु को गाय की खाल में लपेट कर भगा ले जाते हैं। वधु पक्ष के लोग उसका पीछा करते हैं और बाद में उनका विवाह करा दिया जाता है। हरण विवाह को ऊपरी टिप्पी भी कहते हैं। उनमें वधु मूल्य की दर अधिक होने के कारण इस प्रथा का प्रचलन है। गौड़ लोग इसे हम पोलीओथुर भी कहते हैं। उनमें हरण लड़की के माता पिता के आग्रह पर किया जाता है, क्योंकि अधिक उम्र तक लड़की का कुंवारी रहना उचित नहीं माना जाता है। अतः किसी विषमलिंगी सहोदर से लड़की को भगा ले जाने के लिए आग्रह किया जाता है। इस अवसर पर वधु पक्ष वाले दिखावटी झगड़ा करते हैं और वधु भी झूठ मूठ में रोती चिल्लाती है। ये सब उदाहरण के अभिनयात्मक हरण के हैं। तीसरा है परीक्षा विवाह। परीक्षा विवाह इस प्रकार के विवाह एक पुरुष के साहस की परीक्षा ली जाती है, जिसमें खरा उतरने पर उसका विवाह करवा दिया जाता है। कुछ जनजातियों में विवाह के इच्छुक युवकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे विवाह से पूर्व अपना पराक्रम सिद्ध करें। यदि ऐसा करने में वे सफल हो जाते हैं तो उन्हें यह अधिकार होता है कि वे अपनी मनपसंद लड़की से विवाह करें। गुजरात के भीलों में शौर्य की परीक्षा एक उत्सव में की जाती है। होली के अवसर पर उसमें गोल गाधेड़ों का नामक उत्सव मनाया जाता है, जब एक खम्मे या खजूर के पेड़ पर नारियल व गुड़ बांध दिया जाता है
और इस खम्भे या पेड़ के चारों ओर गांव के कुंवारा लड़का लड़कियों दो घेरों में नृत्य करते हैं। भीतर का घेरा लड़कियों का बना होता है और बाहर का घेरा लड़कों का, और ढोल आदि बजाए जाते हैं और नृत्य किया जाता है। नृत्य के दौरान ही लड़के लड़कियों के घेरे को तोड़कर खम्भे पर नारियल गुड़ प्राप्त करने का प्रयास करता है। लड़कियां ऐसा करने से उसे रोकती हैं, झाड़ू से पीटती हैं, काटती हैं, नोचती हैं, कपड़े फाड़ खींचती हैं। इस पर भी यदि व्यक्ति नारियल व गुड़ खाने में सफल हो जाता है तो वह उस घेरे में लड़कियों में से अपनी मनपसंद लड़की से विवाह करने का अधिकारी होता है। नंबर 4 पे है क्रय विवाह। क्रय विवाह में वधू प्राप्त करने के लिए वधू के माता पिता या उसके रिश्तेदार को कुछ धन राशि वधू मूल्य के रूप में देनी पड़ होती है। क्रय विवाह का सदा अर्थ ये नहीं है कि वधू का व्यापार किया जाता है। कई समाजों में तो ये मूल्य सिर्फ दिखावे के लिए ही होता है और उससे अधिक धन तो दूल्हे को दहेज में दे दिया जाता है। तिलीगीत जनजाति में तलाक होने पर पति को कन्या मूल्य वापस देना होता है। भारत में लगभग सभी जनजातियों में वधू मूल्य की प्रथा है। विशेष नागा, गौड़, संथाल, खरिया, कुकी, भील आदि जातियों में प्रथा प्रचलित है। 5 नंबर पर है सेवा विवाह। सेवा विवाह वधू मूल्य को चुकाने का एक तरीका यह भी है, यदि दामाद अपने सास ससुर की सेवा करें और उसके बदले में उनकी पुत्री को पत्नी के रूप में प्राप्त करें। ये प्रथा कोरनायक, कोधारधीर, विनेगबागो आदि में प्रचलित है। विनेबागो तथा कोमांचे इंडियंस में दामाद से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रतिदिन अपने ससुर वालों को शिकार भेंट करें, और भारत में गौड़, बैगा, बिरहोर में यही प्रथा प्रचलित है। गौड़ व बैगा जो पुरुष वधू मूल्य में नहीं दे पाता वह अपने ससुर के यहाँ सेवक के रूप में कार्य करने चला जाता है और कुछ वर्षों तक सेवा करने के बाद ससुर की पुत्री से विवाह करके घर लौटता है। गौड़ लोगों में ऐसे व्यक्ति को लामा नाई और बैगा में लाम सेना या गहारिया कहा जाता है। नंबर 6 पे है विनिमय विवाह। विनिमय विवाह वधू मूल्य के से बचने का एक तरीका ये भी है कि दो परिवार आपस में स्त्रियों का लेन देन कर लें। एक भाई की शादी के लिए दूसरे परिवार में उसकी बहन दे दी जाती है और बदले में बहन के पति की बहन से विवाह कर लिया जाता है। ये प्रथा सोसोने इंडियंस में भी प्रचलित है। सामान्यतः संपूर्ण भारत में इसका प्रचलन देखा जा सकता है, परंतु असम की खासी जनजाति में इस प्रथा का निषेध है। ऐसे विवाह में लोवी के अनुसार किसी भी परिवार को हानि नहीं होती है। नंबर 7 पे है सहमति या सह पलायन विवाह। देखो, सहमति विवाह वह है जिसमें बाल विवाह प्रथा जनजातियों में साधारण रूप से कम ही देखने को मिलती है। अधिकांश युवक और युवतियों की सहमति से विवाह होता है और माता पिता उनके निर्णय की पुष्टि औपचारिक रूप से कर लेते हैं। जिन जातियों में युवा गृहों का प्रचलन है उनमें युवा युवतियां अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। कभी कभी माता पिता द्वारा युवक युवतियों को विवाह करने की स्वीकृति नहीं दी जाती है तो वे सह पलायन कर लेते हैं और पलायन किए हुए व्यक्ति को या तो दोनों पक्षों के लोग गांव छोड़ चले जाते हैं या फिर संतान होने पर वे स्वतः ही लौट आते हैं। उन्हें सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है। चीनी जनजाति में भाई बहन का विवाह तय करता है। जब कोई साथी नहीं ढूंढा जाता है तो बहन अपने प्रेमी के साथ विवाह कर सकती है, लेकिन भाई ने किसी व्यक्ति को बहन की शादी का वादा किया है तो फिर
वे अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है तो भाई की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है और कभी कभी तो वह आत्महत्या भी कर लेता है। नंबर 8, हठ विवाह। यह विवाह लड़की जिस व्यक्ति से विवाह करना चाहती है उसके घर वह जबरदस्त जाकर रहती है। उसे वहाँ उस पर उस समय अपमान भी सहना पड़ता है और जब तक लड़के के माता पिता उसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर लेते तब तक वह उसके घर पर ही रहती है। इस प्रकार का विवाह बिरनौर या कमार व मुंडा लोगों में पाया जाता है। तो ऐसे विवाह को अनादर कहते हैं या पेठू कहते हैं। अनादर का अर्थ ये नहीं है कि लड़के के माता पिता द्वारा अपमान करने पर भी वह उसके परिवार में बनी रहती है, क्योंकि उसे उस लड़के से प्रेम हो गया है। तो कई बार लड़कियों को पीटा भी जाता है, घर से बाहर भी निकाला जाता है, भोजन भी नहीं दिया जाता है। इस पर भी यदि लड़की दृढ़ रहती है तो उसका विवाह करवा दिया जाता है। नंबर 9 है दत्तक विवाह। दत्तक विवाह में दामाद को गोद लिया जाता है और उससे ही पुत्री का विवाह करवा दिया जाता है। जापान में दास प्रथा है, परंतु दास का वहाँ कोई हीन अर्थ नहीं है। इसका एक दूसरा रूप कल्पित विवाह भी है। अफ्रीका की न्यूर जनजाति में जिस परिवार के व्यक्ति की हत्या की जाती है उसे हत्यारे द्वारा बदले में कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है। यह मूल्य देकर मृत की पत्नी का यौन संबंध किसी अन्य व्यक्ति से करवाया जाता है और उसके संसर्ग से उत्पन्न संतान मृतक की ही संतान मानी जाती है। अंतिम है विधवा उत्तराधिकारी विवाह। इस प्रकार के विवाह में दामाद को सास से या एक भाई को अपने मृतक भाई की पत्नी से या पुत्र को सौतेली माता से उत्तराधिकार में विवाह करना पड़ता है। सैमा नागाओं में पुत्र अपनी सगी माता को छोड़कर अन्य विधवा माताओं से विवाह करता है। ऐसे विवाह के पीछे संपत्ति का अधिकार माना जाता है। लोबी का मत है कि इन लोगों में स्त्री को भी संपत्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है। जहाँ देवर विवाह प्रचलित है वहाँ भी भाई को अपने मृत भाई की पत्नी से विवाह करना होता है, जैसा कि मध्य भारत की जनजातियों में प्रचलित है। गारो जनजाति में सबसे छोटी पुत्री के पति को, जिसे नौक्रोम कहते हैं, अपनी विधवा सास से विवाह करना होता है, जिससे कि नौक्रोम दंपति को पारिवारिक संपत्ति प्राप्त हो सके। इस प्रकार आदिम जनजातियों में विवाह साथी चुनने के अनेक तरीके प्रचलित हैं, जो कि वहाँ की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर है। जनजातियों में विवाह न हो तो धार्मिक महत्व रखता है और नहीं यह जन्म जन्मांतर का संबंध है। अधिकांश पर्यावरण व आर्थिक परिस्थितियों या यौन सुख की प्राप्त कामना ही उन्हें विवाह बंधन में बांधती है। धन्यवाद।